इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में गॉस लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई बार हमारे एग्जाम में गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जिनमें अक्सर हम फंस जाते हैं। फॉर लॉट ऑफ अस गॉस लॉ इज नथिंग बट phi इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट आज की इस डिस्कशन में हम लोग गॉस लॉ को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे और उसका यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 जेईई हब पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर अंश धम। शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन का with the question what actually is electric flux. So electric flux is nothing but the comparison between electric field strengths of two positive point charges. For example, I have 2 point charges, one is P positive and the other is Q positive. अगर मैं इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर एरिया को प्लेस करूं और मैं इस चीज को कंपेयर करूं कि सेम रेक्टेंगुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं फॉर P चार्ज एंड फॉर Q चार्ज। सो अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मैं देख पा रहा हूं कि P चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q चार्ज के कंपैरिजन में रेक्टेंगुलर एरिया के ज़्यादा क्रॉस कर रही हैं। इसका मतलब कि P चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ Q चार्ज के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसका मतलब कि P चार्ज जो है वो Q चार्ज से ज़्यादा इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज है। सो दिस इज वॉट electric flux actually conveys. Electric flux is nothing but a comparison between electric field strengths of 2 point charges. So I hope हमें ये electric flux clear हुआ. Now let's look at the formula for electric flux. We have delta phi is equals to E dot delta S cos theta, where E is the electric field strength, delta S is the surface area element, and theta is the angle between electric field and area vector. For calculating Gauss law, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल जो है वो बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। व्हाई? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का एंगल 0 होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, उनके बीच में फ्लक्स मैक्सिमम होता है, यानी कि उस एरिया से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके जाती हैं। जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तब उनसे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होता है, 0 होता है, क्योंकि उस केस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया को क्रॉस करके नहीं जाती। और इन बिटवीन अगर 0 और 90 डिग्री के बीच में एंगल आ रहा है तो फ्लक्स जो होता है वो समथिंग कहीं इन बिटवीन उसके काउंट होता है। व्हाट अबाउट दीज कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज? क्या हम इन कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैलकुलेट कर सकते हैं? सपोज मेरे पास एक होलो स्फेरिकल शेल है और इसके अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों ओर रेडिएट हो रही है। तो क्या अब आप मेरे को बता सकते हैं कि इस होलो स्फेरिकल शेल के एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रही है? डिफिकल्ट हो गया, टास्क डिफिकल्ट हो गया। और अगर मैं इनके एरिया वेक्टर की बात करूं तो हर पॉइंट पे इसका एरिया वेक्टर अपना ओरिएंटेशन बदल रहा है, यानी कि अब मेरे लिए एरिया वेक्टर का ओरिएंटेशन हर पॉइंट पे बदल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया है। बट आई वांट टू कंपेयर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दीज इरेगुलर ज्योमेट्रीज, दीज 3-dimensional क्लोज ज्योमेट्रीज। देन हाउ टू डू दैट? फॉर दैट पर्पज वी हैव दिस एरिया वेक्टर, यानी कि ट्रेडिशनली एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बट फॉर 3-dimensional ज्योमेट्रीज we use area vector. We define area vector where delta S is the magnitude of this area vector, and this arrow, this is the normal to this surface. This reflects the orientation of the area vector for this complex geometry. So अगर हमें कभी भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज और इरेगुलर ज्योमेट्रीज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो, वी हैव दिस मास्टर थ्योरम, दैट इज Gauss law. Gauss law helps us to calculate the electric flux for this irregular closed geometries, and it is defined as phi is equals to surface integral of E dot dA or Q inside upon epsilon naught. Let's come and prove this electric Gauss law. What does it say? सपोज मेरे पास ये एक होलो स्फेरिकल शेल है जिसके सेंटर में एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है और उससे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडिएट हो रही है। अगर मैं इस सेंटर में होलो स्फेरिकल शेल के चारों तरफ जो एरिया है वहां पे छोटे छोटे स्मॉल डीए वेक्टर ले लूं, छोटे छोटे स्मॉल डीए वेक्टर ले लूं और मैं अपना सारा फोकस जो है इस डीए वेक्टर पे करूं, तो इस डीए वेक्टर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या होगा? वो नेग्लिजिबल होगा। यानी कि मैं इसको सिंपली क्या कर सकता हूं? इसको सिंपली एक रेक्टेंगुलर एरिया की तरह कंपेयर कर सकता हूं और मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं, यानी कि इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? दैट विल बी KQ
बाय आर स्क्वायर, क्या होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, वेरी गुड। नाउ इसका डी ए वेक्टर, क्या मेरे को इसका एरिया पता है कि यार कितना एरिया ये, आई डोंट नो, मेरे को इसका एरिया नहीं पता है। तो मैंने कहा कि यार इससे निकलने वाला जो छोटा सा फ्लक्स होगा, बहुत छोटा सा फ्लक्स, यानी कि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस छोटे से एरिया को क्रॉस कर रही है, उनको मैंने क्या बोल दिया, उनको मैंने बोल दिया डी फाई। और डी फाई कैसे डिफाइन होगा, इट विल बी ई डॉट डी ए। तो यानी कि ये डी फाई जो है वो क्या आ गया मेरे पास, इस छोटे से एरिया से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर इस छोटे से एरिया से इतनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, फ्लक्स क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट करता है। यानी कि अगर इस छोटे से एरिया से इतनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं और ऐसे में सारे एरियाज के फ्लक्स को जोड़ दूं, तो क्या मेरे पास इस होलो स्फेरिकल शेल से निकलने वाला टोटल फ्लक्स आ जाएगा? डेफिनेटली, लेट्स ट्राई। तो मैंने कहा कि अगर छोटा सा फ्लक्स इतना है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, दैट विल बी net flux will be surface integral of d phi. And what is this d phi? It will be surface integral of E dot dA. सिंपल है, नहीं आया समझ? मैंने कहा कि अगर इस होलो स्फेरिकल शेल के एरिया पे एक छोटा सा एरिया, एक सरफेस एलिमेंट ले लिया जाए जिसका एरिया वेक्टर डी इस तरफ पॉइंट आउट हो और उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं काउंट कर लूं, तो अगर उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे पता लग गया और इस तरीके से मैं सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जोड़ दूं, तो क्या मेरे पास इस होलो स्फेरिकल शेल से निकलने वाला नेट फ्लक्स आ जाएगा? डेफिनेटली। तो ट्राई करते हैं। सो मैंने कहा कि नेट फ्लक्स चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपके पास, मैंने कहा डेट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर एंड डी ए। नाउ क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? डेफिनेटली कांस्टेंट है, क्योंकि इस होलो स्फेरिकल शेल के एरिया पे जितने भी आपने ये छोटे छोटे सरफेस लिए, सभी इस पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। तो अगर आर डिस्टेंस पे है तो आर डिस्टेंस पे सभी जो हैं उनका क्या होगा, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सभी एरिया वेक्टर, सभी सरफेस एलिमेंट्स के लिए बराबर होगी। यानी कि ये तो कांस्टेंट है। सो अगर ये कांस्टेंट है तो इसको मैं क्लोज इंटीग्रल के बाहर ले सकता हूं। सो अब मेरे पास क्या आ गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए। अब बात करिए, अगर मैं ऐसे छोटे छोटे सारे डी ए को जोड़ दूं तो मेरे पास कौन सा एरिया आ जाएगा? क्या मेरे पास इस होलो स्फेरिकल शेल का टोटल सरफेस एरिया नहीं आ जाएगा? तो होलो स्फेरिकल शेल का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ के की वैल्यू क्या होती है, डेट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो नेट फ्लक्स क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक गॉस लॉ कन्वेज। क्या कहा गॉस लॉ ने कि अगर आपके पास कभी भी कोई क्लोज ज्योमेट्री है और आपको उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, तो हर बार आपको उसका इंटीग्रेशन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। एंड उसके लिए आप क्या करेंगे, कभी भी उसका नेट फ्लक्स निकालेंगे वो हमेशा क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पर ये क्यू क्या है, ये क्यू है इनसाइड वाला, यानी कि क्लोज ज्योमेट्री के इनसाइड जो चार्ज प्रेजेंट है उसकी वजह से ही उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। आउटसाइड प्रेजेंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट नहीं होता। और दिस इज व्हाट लिस्टेड हियर फॉर क्लोज ज्योमेट्रीज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आज के बाद हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। व्हाई? अब मान लीजिए आपके पास ये इरेगुलर क्लोज ज्योमेट्री आ गई है, क्या आप इसका इंटीग्रेट करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एरिया है, एरिया वेक्टर हर पॉइंट पे अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हर पॉइंट पे अलग अलग है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के लिए अलग है, इस पॉइंट के लिए अलग है और इस पॉइंट के लिए अलग है, यानी कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है, हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर का ओरिएंटेशन अलग है। तो अब आप इंटीग्रेशन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे क्या चाहिए, फ्लक्स तो काउंट करना है। तो मैं किसका यूज करूंगा, मैं गॉस लॉ का यूज करूंगा। एंड गॉस लॉ इज नथिंग, सपोज आपके पास ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है,
और ये प्लस क्यू चार्ज है, और आपने मेरे से कहा कि यार इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, तो गॉस लॉ ने कहा था कि किसी भी क्लोज ज्योमेट्री का नेट फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए आपके पास कितना क्यू इनसाइड है, मैंने कहा 3 क्यू चार्जेस है, तो नेट फ्लक्स क्या होगा 3 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना इजी है, क्या आपको इंटीग्रेशन करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, और आपने इररेगुलर क्लोज ज्योमेट्री का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ गॉस लॉ। सो गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट ऑलवेज यूजफुल, यानी कि गॉस लॉ एप्लीकेबल तो हर जगह है, चाहे इरेगुलर क्लोज ज्योमेट्री हो या 3 डायमेंशनल क्लोज ज्योमेट्री हो, लेकिन हर बार यूजफुल नहीं होता है। हम क्या करते हैं उसको यूजफुल बनाने के लिए, यानी कि जब हम कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करते हैं, तब हम गॉसियन सरफेस का यूज करते हैं। और गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, गॉसियन सरफेस की कुछ खासियत होनी चाहिए। कैसी खासियत, हमें सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस को यूज करना चाहिए अराउंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इमर्ज आउट हो रही है वो कैसी हो, या तो उस गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर हो या उस गॉसियन सरफेस के पैरेलल हो, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, हमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में ना उतरना पड़े। तो आइए गॉस लॉ का यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज का इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है द इन्फिनाइटली चार्ज स्ट्रेट वायर। मान लीजिए मेरे पास एक इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या है कि इसके हर 1 मीटर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है, यानी कि अगर पहले 1 मीटर पे 3 क्यू चार्जेस हैं तो अगले 1 मीटर पे भी आपको कितने चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे 3 क्यू, उसके अगले 1 मीटर पे भी आपको कितने चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे 3 क्यू। तो इस तरीके को कहते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपके पास ये एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो मैं इसका क्या डिफाइन कर देता हूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल है लैम्डा, जो कि होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि हर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। हर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लैम्डा। यानी कि अभी मैंने कहा कि 1 मीटर पे कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं, 3 क्यू चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब मुझे क्या पता कि इस इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे 1 मीटर पे कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैंने कहा हर 1 मीटर पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो एल लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लैम्डा इंटू एल लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अरे नहीं समझ में आया, ये बताइए अगर एक पेन 10 रुपए का है, अगर एक पेन 10 रुपए का है, तो बताइए 10 पेन कितने रुपए के हैं, 10 पेन कितने रुपए के हैं, आपने कहा 100 रुपीज़ के। कैसे आया 100 रुपीज़, कैसे आया, 10 इंटू 10। तो इसी तरीके से अगर 1 मीटर पे लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एल मीटर पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एल मीटर पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लैम्डा एल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सिंपल। तो अब आइए इस इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए हम क्या करते हैं, इस इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं इससे आर डिस्टेंस पे। मान लिया मुझे इस इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पे क्या कैलकुलेट करना है, आर डिस्टेंस पे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो अब क्या करूंगा, अब इस कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए मैं एक गॉसियन सरफेस का यूज करूंगा। वो गॉसियन सरफेस कैसा हो सकता है, क्या वो गॉसियन सरफेस एक सर्कल हो सकता है, वो गॉसियन सरफेस एक सर्कल हो सकता है, या क्या वो गॉसियन सरफेस एक कोन हो सकता है, नहीं हो सकता। नाउ सो वी यूज सिलेंडर। सिलेंडर का हर पॉइंट, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का हर पॉइंट इस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। सिलेंडर गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट इस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। यानी कि ये हमारी कैलकुलेशन को क्या कर देगा, आसान कर देगा। अब मैं देखता हूं कि यार इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो कहां से निकलेगा, क्या वो इसके फ्लैट सरफेस से निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि इस जगह पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। तो अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो एंगल इनके बीच का क्या हो गया, 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। सो फ्लक्स कितना निकलेगा फ्रॉम फ्लैट सर्फेसेस, दैट विल बी 0। क्यों, ईडी है cos थीटा और cos थीटा की वैल्यू क्या है, 0, तो फ्लक्स कितना हो गया, 0। यानी कि इधर से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, इधर से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। फ्लक्स कहां से निकलेगा, इसके कर्व सरफेस से। अब वो कैसे काउंट करें, तो मान लिया कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर लिया, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डीए वेक्टर लिया, और मैंने इस छोटे से वेक्टर से निकलने वाला फ्लक्स काउंट कर लिया, दैट इज डी फाई। और वो कितना आया, ई डॉट डी ए। नाउ
क्या मुझे इस यूनिफॉर्मली स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है? नहीं पता। तो क्या करें, मान लिया इसका डी फाई इतना है, तो मैंने कहा जो नेट फ्लक्स यहां से आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। अब अगर मैं ऐसे सारे डीए को जोड़ूं, इसके कर्व सरफेस के अराउंड सारे डीए को जोड़ूं, तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर का टोटल कर्व सरफेस एरिया, बेलन का वक्र पृष्ठ। कितना होता है वो होता है a इंटू 2πr/h। बट यहां पे h की जगह क्या है हमारे पास, हाइट कितनी है, मान लिया इसकी लेंथ है, मान लिया इसकी लेंथ l है। सो अगर मैं इन सारे नेट फ्लक्स को जोड़ दूं तो कितना आएगा, तो वो आएगा E और सरफेस इंटीग्रल ऑफ dA। नाउ ऐसे सारे कर्व्ड एरिया को जोड़ने के बाद जो टोटल एरिया आएगा वो कितना होगा, वो होगा टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज 2πr/h। एंड h की जगह यहां पर लेंथ इसकी कितनी है, l है। तो ये नेट फ्लक्स आ गया मेरे पास। अब अगर गॉस लॉ का यूज करते हुए मैं इसका नेट फ्लक्स काउंट करूं तो वो क्या होता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ये देखना है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल ये कितना चार्ज यहाँ पर ट्रैप्ड है। तो मैंने कहा कि अगर L 1 मीटर पे लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो L मीटर पे लैम्डा L चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैप्ड है, दैट इज लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ अगर मैं इन दोनों फ्लक्स को इक्वेट कर दूं, जो एक मैंने इंटीग्रेशन के थ्रू लाया है, दूसरा मैंने गॉस लॉ के थ्रू लाया है, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाती है, E इंटू 2πrl इज इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और L से L कैंसिल आउट हो गया, तो E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट डिस्टेंस r। अगला यूज केस हमारे पास आता है इन्फिनाइट प्लेन शीट का। तो मान लीजिए मेरे पास एक इन्फिनाइट प्लेन शीट है जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बोथ साइड, यानी कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राइट साइड आउटवर्ड निकल रही है एंड बैक साइड भी आउटवर्ड निकल रही है, और मुझे इसका क्या निकालना है, r डिस्टेंस पे मुझे इससे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सिंपल है, अगर 1 मीटर स्क्वायर पे सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो a मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सिग्मा इंटू a। वाई, अगर एक पेन 10 रुपए का है तो 10 पेन कितने रुपए के हैं, 100 रुपए के हैं। तो अगर मुझे इसका क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस इन्फिनिटली लॉन्ग शीट से r डिस्टेंस के डिस्टेंस पे, तो अब मैंने कौन सा गॉसियन सरफेस यूज किया, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, दैट इज पिल बॉक्स, क्योंकि इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस शीट पे जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है, इस शीट पे जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडिएट हो रही है वो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कर्व्ड सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही हैं, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और इसलिए कर्व सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है इसका, 0। सिमिलरली इधर भी आप देख लीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है, 90। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके, यानी कि इस गॉसियन सरफेस के कर्व सरफेस से तो कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकल रहा, जो भी फ्लक्स निकलेगा या तो इसके फ्लैट सरफेस से निकलेगा। तो मैंने मान लिया कि अगर ये एरिया, अगर ये वाला एरिया ए है और ये वाला एरिया, इस सर्कुलर एरिया को मैंने क्या कह दिया, ए, दोनों इक्वल है। अगर ये एरिया ए है, ये एरिया है, और इन दोनों एरिया से ही इस शीट से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, तो इस शीट का जो टोटल नेट फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, ई ए, क्योंकि इस एरिया से ए एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं और इस ए एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, इसलिए 2 बार, इसलिए यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ कितना आया, ई ए।
और अगर गॉस लॉ का यूज करते हुए इसका नेट फ्लक्स काउंट करें तो वो कितना आता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इनसाइड कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस शीट के, इस गॉसियन सरफेस के अंदर यहाँ कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये मुझे काउंट करना है। अब ये कैसे करें, तो मैंने कहा था कि अगर 1 मीटर स्क्वायर पे सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो a मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सिग्मा इंटू ए। तो यानी कि कितना चार्ज यहाँ पर ट्रैप्ड है, सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ सिंपल है, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ EA इज इक्वल्स टू सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब a से a क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है कैसी आई है, नोट कीजिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस r, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है बोथ साइड, राइट साइड भी एंड लेफ्ट साइड भी। जो थर्ड यूज केस हमारे पास गॉस लॉ का आता है, दैट इज कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r आउट ऑफ द होलो स्फेरिकल शेल। यानी कि मेरे पास ये एक होलो स्फेरिकल शेल है और इसके अंदर किसी डिस्टेंस r पर यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और इसके आउटसाइड एक डिस्टेंस r पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब कैसे करें, अगेन हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे। हमने एक गॉसियन सरफेस लिया होलो स्फेरिकल शेल, और हमने देखा कि यार अगर ये कंडक्टिंग होलोस्फेयर है तो इसके चारों तरफ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा होगा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। बट वो जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस शेल के केवल आउटसाइड होगा, इनसाइड नहीं, क्योंकि कंडक्टर्स के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केवल सरफेस पर होता है, अंदर नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अंदर इसके कितना चार्ज है, मैंने कहा अंदर इसके कितना चार्ज है, नेट फ्लक्स अगर मैं निकालूं क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 0 है। वाई, क्योंकि फ्लक्स क्योंकि होलो स्फेरिकल शेल के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केवल उसके सरफेस पे होता है, नॉट इनसाइड, इसलिए इसका फ्लक्स कितना आएगा, 0। इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0, क्योंकि फ्लक्स कितना होता है, E इंटू एरिया, E डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी आएगी, 0, यानी कि होलो स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। आउटसाइड द शेल, ये जो होलोस्फेयर है, होलो स्फेरिकल शेल है, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। मान लिया इसके सरफेस पे टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है Q, तो Q से R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक पॉइंट चार्ज की तरह ही होगी, और वो होगी KQ अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। और फ्लक्स कितना होगा, आउटसाइड Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। So this is what? This is basically electric field written here. यानी कि इस होलो स्फेरिकल शेल से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी जो एक पॉइंट चार्ज से होती है, क्योंकि ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। नाउ हेयर आपके सारे रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, यहां पर आपके सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखे हुए हैं कि इन्फिनिट वायर के लिए r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होती है, इन्फिनिट शीट के लिए r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होती है, और स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होती है। अब हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है ये कि अगर हमारे पास एक क्लोज ज्योमेट्री है और उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल है और उसके आउटर भी चारों तरफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो उनसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल कितना निकलता है। तो आउटर चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों नहीं निकलता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको एंटर करती हैं उतनी क्या कर जाती हैं, क्रॉस कर जाती हैं। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं उतनी क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। यहाँ से निकलने वाली सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर जाएंगी, क्रॉस कर जाएंगी। यहाँ से निकलने वाली सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर जाएंगी, इसको क्रॉस कर जाएंगी। यानी कि समझ नहीं आ रहा है, समझ ये नहीं आ रहा है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी क्रॉस कर जा रही है, यानी कि जितने लोग अंदर आए उतने बाहर चले गए। तो टोटल लोग कमरे में कितने हैं, 0। इसलिए इसकी वजह आउटर चार्जेस की वजह से जो फ्लक्स काउंट हो रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन इनसाइड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो काउंट होता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रही हैं वो दोबारा कभी एंटर नहीं कर रही हैं। जितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर जा रही हैं वो दोबारा कभी एंटर नहीं कर रही है, यानी कि एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। सो दिस इज व्हाट
for the today's lecture. Thank you everyone for your time. Make sure you all subscribe to Adda 24/7 JEE Hub, and you all can connect with us on these social media platforms. I will be happy to answer your queries. Thank you all. Take care. Goodbye.